कल रात मैंने एक मूवी देखी और मेरी आदत है मैं हमेशा मूवी को मूवी की तरह देखती हूँ एकदम नॉर्मल होकर। पर जैसे ही मैंने इस मूवी को देखा तो मैंने इसके रिव्यूज चेक करे तो मुझे क्या पता चलता है कि ये एक ट्रू स्टोरी है। यानी जिस कहानी को मैं देख रही हूँ वो एक्चुअल में हो चुका है। और सच बता रही हूँ, ये जानने के बाद मेरे दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर ऐसा हुआ है तो ये किसने किया होगा। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि इस मूवी में कैरेक्टरों के नाम भी चेंज कर दिए हैं। और कहानी शुरू होती है नोएडा में, जहाँ पर हमें 16 मई का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पर हमें टंडन फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी काम वाली भाई बसंती आती है और 3-4 बार बेल बजाने के बाद नूतन गेट खोलती है और बसंती देखती है कि नूतन रो रही है। और साथ ही में वहाँ रमेश यानी नूतन का हस्बैंड भी रो रहा है। और बसंती उनकी बेटी श्रुति के कमरे में देखती है तो बसंती शॉक हो जाती है, क्योंकि वह देखती है कि श्रुति का किसी ने गला काटकर उसका मर्डर कर दिया है। और नूतन रोते हुए कहती है कि देखो ये हेमपाल क्या करके भाग गया। और टंडन फैमिली के वहाँ 4 लोग रहते थे, रमेश, नूतन और उनकी बेटी श्रुति और उनका नौकर हेमपाल। और इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस के आने के बाद टंडन फैमिली के रिश्तेदार और आस पड़ोसी भी वहाँ क्राइम सीन पर आ चुके थे। और उनके आने के कारण फिंगरप्रिंट्स और सारे सबूत खराब हो चुके थे और नोएडा की पुलिस भी इतना ध्यान नहीं दे रही थी। और पूछताछ के दौरान रमेश बोलता है हेमपाल गायब है, तो श्रुति का मर्डर हेमपाल नहीं किया होगा। और इसके बाद पुलिस हेमपाल को ढूंढने लग जाती है। और यहाँ पर पुलिस काफी ज्यादा लापरवाही करती है, क्योंकि वह पहले से ही हेमपाल को खूनी मान चुके थे। और इसके बाद श्रुति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और अगले ही दिन 17 मई को पड़ोसी के द्वारा पुलिस को पता चलता है कि टंडन फैमिली के टेरिस पर एक बॉडी पड़ी है। और जब पुलिस उस बॉडी को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि पुलिस अभी तक जिसे श्रुति का खूनी मान रही थी वह बॉडी उसी की है, यानी हेमपाल की। और हेमपाल को भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया है जैसे श्रुति को मारा था, गला काटकर। और जहाँ पर हेमपाल की बॉडी मिली थी वहाँ पर भी कई सारे सबूत मौजूद थे। और यहाँ तक कि दीवार पर किसी के खून से हाथ भी छपे हुए थे। तो धर्मपाल अपने जूनियर को बोलता है कि फॉरेंसिक टीम बुलाओ। और यहाँ पर अगेन पुलिस लापरवाही दिखा रही थी और क्राइम सीन पर रिश्तेदार, आस पड़ोसी सभी भीड़ लगा रहे थे। और यहाँ पर दोबारा सबूत खराब हो जाते हैं। और यहाँ पर मीडिया पुलिस पर दबाव बनाती है कि एक घर में 4 लोग रहते हैं, उनमें से 2 का मर्डर हो गया और 2 जिंदा है, तो आखिर मर्डर किसने किया। तो यहाँ धर्मपाल अपने सीनियर को एक थ्योरी देता है कि सर अगर घर में एक गिलास भी गिर जाता है तो पूरे घर में आवाज आती है। और रात में कोई श्रुति का मर्डर कर जाता है और उसके माता पिता को जरा सी भी आवाज नहीं आती, वो आराम से घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, तो ये बात हजम नहीं हो रही। और साथ में ही धर्मपाल अपने सीनियर को एक श्रुति का लेटर दिखाता है जिसमें लिखा था आई एम सॉरी डैडी। और साथ में ही बोलता है कि श्रुति चेतन भगत की 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ पढ़ रही थी। तो धर्मपाल बोलता है कि सर ऐसी क्या गलती की होगी श्रुति ने। और बोलता है कि उस रात 3 बार वाईफाई राउटर चालू बंद हुआ था, माता पिता सो रहे थे, लड़की का मर्डर हो गया था, तो वाईफाई ऑन ऑफ कौन कर रहा था। और ये सारी बातें धर्मपाल के सीनियर को भी सही लगती है, तो वह नूतन और रमेश को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं। और रमेश एक डेंटिस्ट था और रमेश के क्लिनिक में कन्हैया नाम का एक कंपाउंडर काम करता था। वो पुलिस को बताता है कि रमेश का अफेयर उनके साथ काम करने वाली डॉक्टर सोनिया के साथ चल रहा था। और ये बात श्रुति को भी पता थी। तो इसके बाद पूरा शक नूतन और रमेश के ऊपर चला जाता है। और साथ में कन्हैया बोलता है कि सर हेमपाल भी कम नहीं था, वो भी श्रुति को अच्छी नजर से नहीं देखता था। और इसके बाद पूरा शक रमेश और नूतन पर चला जाता है। तो पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस मीडिया को बयान देती है कि उस रात रमेश ने अपनी बेटी को नौकर हेमपाल के साथ कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए देख लिया था। और जैसे ही उसने ये सब देखा उसका आपा खो गया और उसने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से दोनों के सर पर हमला कर दिया, जिससे वो दोनों बेहोश हो गए। और इसके बाद दोनों का चाकू से गला काट दिया और हेमपाल की बॉडी को टेरिस पर रख दिया और सारे सबूत मिटा दिए। पर यहाँ पर रमेश रोते हुए पुलिस को बोलता है कि सर मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, मैं उससे बहुत प्यार करता था, आज तक मैंने उस पर हाथ तक नहीं उठाया, तो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। और साथ ही में अब इस केस की चर्चा चारों तरफ हो रही थी। जनता और मीडिया ये सब पुलिस पर सवाल उठा रहे थे कि कोई बाप अपनी बेटी को क्यों मारेगा और कोई लड़की अपने से डबल उम्र के आदमी के साथ ये सब क्यों करेगी। तो अदालत ये फैसला सुनाती है कि ये केस सीबीआई टीम को दे दिया जाए। और जैसे ही ये केस सीबीआई के हाथ में आता है वो नए सिरे से इस केस की शुरुआत कर
करते हैं और इस केस की जांच अश्विन और वेदांत करते हैं। अश्विन रमेश से पूछता है कि तुम्हारे घर में इतना कुछ हो गया, कोई तुम्हारी बेटी को और नौकर को मारकर चला जाता है और तुम्हें जरा सी भी आवाज नहीं आई। रमेश बोलता है कि सर मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, बहुत साउंड करता है जिसके कारण कोई भी आवाज अंदर बाहर नहीं जा सकती। तो अश्विन यह चेक करने के लिए टंडन फैमिली के घर जाता है और अश्विन रमेश के रूम में बैठता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर साउंड क्रिएट करते, कोई बर्तन फेंकता है तो कोई जोरों से चिल्लाता है और इतना साउंड करने के बाद भी आवाज रमेश और नूतन के रूम में नहीं आ रही थी। यानी रमेश सच बोल रहा था कि आवाज उसके रूम में नहीं आती। और इसके बाद अश्विन इन दोनों का लाइव डिटेक्टिव करवाता है, पर यह करने के बाद भी अश्विन को कुछ हाथ नहीं आता, यानी वो इस बार भी सच बोल रहे थे। और जब सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिल रहा था तो वो धर्मपाल को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि सबसे पहले तुम ही वहाँ गए थे ना इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो तुमने कोई सबूत या फॉरेंसिक टीम वालों को क्यों नहीं बुलाया और तुम लोगों ने इतनी लापरवाही करी कि क्राइम सीन को मच्छी बाजार बनाकर रख दिया, और तुमने किन सबूतों के आधार पर श्रुति के पेरेंट्स को अरेस्ट किया। और साथ ही में गुस्से करते हुए बोलता है कि तुमने एक सुलझे हुए केस को पूरी तरीके से उलझा दिया है। और इसके बाद अश्विन कन्हैया को बुलाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और यहाँ पर कन्हैया दोबारा यही बयान देता है कि रमेश का अफेयर डॉक्टर सोनिया के साथ चल रहा था और उनका नौकर हेमपाल भी श्रुति को गलत निगाहों से देखता था। और इसके बाद अश्विन सभी को पूछताछ के लिए बुलाता है, पड़ोसी को, ड्राइवर को, नौकरानी को, पर फिर भी उसके हाथ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं आया था। और यहाँ पर दोबारा अश्विन श्रुति और हेमपाल का रूम चेक करता है। तब अश्विन को हेमपाल के रूम में उसे एक चाकू मिलता है और हेमपाल कन्हैया का भी बहुत अच्छा दोस्त था और अश्विन को कन्हैया पर पहले से ही थोड़ा शक था क्योंकि वह बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। तो अश्विन परमिशन लेकर कन्हैया का नार्को टेस्ट करवाता है और बोलता है कि उस रात में हेमपाल और रमेश का ड्राइवर राजपाल, हम तीनों ड्रिंक कर रहे थे हेमपाल के रूम में, पर उतने में राजपाल बोलता है कि सब सो रहे होंगे, बस श्रुति जाग रही होगी। तो ये दोनों श्रुति के रूम में जाने का सोच लेते हैं, पर हेमपाल इनको मना करता है कि नहीं, श्रुति मेरी बेटी जैसी है। पर ये दोनों हेमपाल को ड्रिंक लाने के लिए हॉल में भेज देते हैं और ये धीरे से श्रुति के रूम की ओर बढ़ते हैं, पर उतने में ही हेमपाल इन दोनों को देख लेता है और मना करता है, पर ये दोनों फुल नशे में थे तो ये जानने लगते हैं और यहाँ पर इन तीनों की बहस होती है और श्रुति देख लेती है इनको कमरे में आते हुए। पर जैसे ही श्रुति चिल्लाने की कोशिश करती, कन्हैया उसके सर पर वार करके उसको बेहोश कर देता है। और ये सब बताते वक्त कन्हैया का बीपी लो हो जाता है तो डॉक्टर यहीं पर नार्को टेस्ट बंद कर देते हैं और फिर वह राजपाल का नार्को टेस्ट करते हैं। तो डॉक्टर पूछती है, राजपाल तुमने श्रुति को क्यों मारा? राजपाल बोलता है कि मैं श्रुति को क्यों मारूंगा, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, उसे तो कन्हैया ने मारा है। और फिर राजपाल बताता है कि जब श्रुति बेहोश हो गई थी तो हेमपाल ये देखकर बहुत डर गया था और वह चिल्ला रहा था, तो कन्हैया उसका मुंह बंद करके उसको टेरिस की ओर ले जाता है और हेमपाल को चाकू से मार देता है क्योंकि हेमपाल हमारे लिए अब खतरा बन चुका था। और मैं और कन्हैया दोबारा श्रुति के रूम में जाते हैं और जब श्रुति बेहोश पड़ी हुई थी तो कन्हैया उसका भी गला काट कर उसे मार देता है क्योंकि श्रुति ने ये सब देख लिया था। और यहाँ पर अश्विन को एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है कि कन्हैया के रूम में से हेमपाल के खून का एक दाग मिला है और इस बात से ये पता चलता है कि कन्हैया उस रात वहाँ मौजूद था। और इसके बाद राजपाल और कन्हैया को अरेस्ट कर लिया जाता है और कुछ दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि कन्हैया के रूम में हेमपाल का खून मिला था। दरअसल वो हेमपाल का खून नहीं था, दरअसल डॉक्टर ने जो पहले रिपोर्ट दी थी उसमें एरर था और रिपोर्ट गलत होने के कारण कन्हैया और राजपाल इन दोनों को भी रिहा कर दिया जाता है क्योंकि इनके खिलाफ भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। और इस केस को इतना टाइम लग गया था और ये इतना ज्यादा उलझ चुका था कि ना तो नुतुन और रमेश के खिलाफ कोई प्रूफ मिल रहा था और ना ही कन्हैया और राजपाल के खिलाफ कोई प्रूफ मिल रहा था। इन्हें प्राइम विक्टिम तो माना जा रहा था पर इनके खिलाफ इतना सॉलिड प्रूफ नहीं था कि इनको सजा दी जाए और काफी समय होने के बाद भी ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो सीबीआई ये केस अश्विन से लेकर दूसरी सीबीआई टीम को दे देते हैं और इस केस को एक नया ऑफिसर पॉल हैंडल करता है और इसके बाद पॉल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो सभी लोगों का बयान लेता है जो भी इस केस में इंक्लूड थे और सभी का बयान लेने के बाद पॉल अपने सीनियर को ये एक्सप्लेनेशन देता है कि टंडन फैमिली में 4 मेंबर थे और इन 4 लोगों के अलावा पुलिस को किसी दूसरे के होने के कोई सबूत नहीं मिले। और साथ में बोलता है कि श्रुति का मर्डर 1 बजे रात को किया था पर किसी ने रूम में आकर 3 बजे रात को वाईफाई राउटर बंद किया और पॉल के हिसाब से श्रुति का मर्डर उसी के पेरेंट्स रमेश और नूतन ने किया है क्योंकि रमेश ने रात में श्रुति और हेमपाल
यशपाल को कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए देख लिया था, तो गुस्से में आकर उसने हॉकी स्टिक से उन दोनों को मार डाला और इसके बाद सारे सबूत मिटाए और अब इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हैं। पर यहाँ पर फिर भी पॉल के पास इतने सबूत नहीं थे कि वह यह गुनाह साबित कर सके। तो पॉल अपने सीनियर से बोलता है कि इस केस से रिलेटेड अभी तक हमारे पास कोई पक्के सबूत नहीं मिले और बोलता है कि हम इतने सबूतों के आधार पर उसके पेरेंट्स को सजा नहीं दिलवा सकते। तो पॉल बोलता है कि हम कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि इस केस को यहीं खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अश्विन और पॉल इन दोनों को ही कन्हैया के खिलाफ सबूत नहीं मिले थे और न ही श्रुति के माता पिता के खिलाफ मिले थे। पर कोर्ट में जज इनकी ये रिक्वेस्ट इनकार कर देती है और जज बोलती है कि श्रुति के माता पिता पर पेनल्टी लगाया जाए और सबूतों के आधार पर रमेश और नूतन को अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ मैं तुम्हें बता दूं कि ये मूवी 2015 में बनी थी और इसकी एंडिंग श्रुति के पेरेंट्स को अरेस्ट करते हुए दिखाई जाती है। पर यह केस कुछ साल बाद वापस रीओपन होता है और कोर्ट ये बोलकर रिहा कर देती है कि किसी के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, इस कारण से हम इनको रिहा कर देते हैं। साथ ही में इस केस को वापस क्लोज कर दिया जाता है। और अगर तुम कन्हैया या श्रुति के पेरेंट्स का रियल इंटरव्यू देखना चाहते हो तो जाकर यूट्यूब पर देख सकते हो। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।